प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान। इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज देखेंगे अपन अम्ल और क्षार किस तरीके से प्रबल होते हैं या दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक, इनका माप कैसे की जाती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है परीक्षा से संबंधित, और आगे आने वाले जो कक्षाएं हैं साइंस के अंतर्गत उनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे की सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कि जो पीएच स्केल होता है, अम्ल क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इनको मापने के लिए एक स्केल बनाई गई पीएच स्केल। पीएच स्केल लिखते हैं, जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर का और दूसरा होता है कैपिटल लेटर का। पीएच स्केल ये किसने दी थी? सोरेनसन। सोरेनसन नामक का एक वैज्ञानिक था। सोरेनसन ने 1909 में इस स्केल की खोज की थी, और इससे अम्लीयता और क्षारीयता के संख्यात्मक मान यहाँ प्रकट किए जाते हैं या दिए जाते हैं। अम्लीयता और क्षारीयता के संख्यात्मक मान यहाँ दिए जाते हैं। जो पीएच स्केल है, इसमें जो पी शब्द है, जो पी शब्द है, इसका पी किसका सूचक है? पुषांश का, पोटेंज, इंग्लिश में कहते हैं इसको पोटेंज। और जो पुषांश शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। पुषांश किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। इसका अर्थ होता है शक्ति। इसमें क्या किया जाता है? हाइड्रोनियम जो आयन होते हैं, इनकी सांद्रता अधिक होगी तो पीएच मान उतना ही कम होगा। मतलब कि जो पीएच स्केल है, इसमें हाइड्रोनियम जो आयन है, इसकी सांद्रता की गणना की जाती है। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता की इस पीएच स्केल के अंतर्गत गणना की जाती है, और इसी से अम्लीयता और क्षारीयता का जो गुण होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, पीएच स्केल है, इसमें इस तरीके से देखते हैं अपन कि इसमें 0 से लेकर और 14 तक की संख्या का मान होता है। इसमें जो बीच वाला जो मान है 7, इससे क्या कहते हैं? उदासीन मान कहते हैं। कि जो H+ आयन है, इनकी सांद्रता में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता में क्या होती जाती है? कमी आती जाती है, और क्षारीयता की प्रकृति बढ़ती जाती है। तो H+ जो आयन है, इसकी सांद्रता में कमी आती जाती है तो क्षारीयता की प्रकृति बढ़ती जाती है, जैसे 7 से 14 तक चलते हैं। आगे कि जब H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, कि H+ आयनों की सांद्रता में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो अम्लीयता की प्रकृति भी बढ़ती जाती है। H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो अम्लीयता की प्रकृति बढ़ती जाती है, और H+ आयनों की सांद्रता में जैसे जैसे कमी होती जाती है तो क्षारीयता की बढ़ती जाती है। मतलब उल्टा है। आगे देखिए कि H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी, कि जितनी अधिक होगी H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जिस विलयन में H+ आयनों की जो सांद्रता है जितनी कम होगी, वो विलयन उतना ही क्या होगा? क्षारीय। उतना ही क्या होगा? क्षारीय होगा। H+ आयनों की जिस विलयन में जितनी कमी होगी, वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। आ गया होगा समझ में? अपन देखते हैं आगे। देखिए, कुछ विलयन है या कुछ पदार्थ हैं, उनके
जो अम्लीयता क्षारीयता जो पीएच स्केल पर जो मान है वो देख लेते हैं अपन कि जो रक्त है, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.3 के लगभग, मतलब 7.3 से लेकर और 7.5 के मध्य होता है। दूसरा नींबू का रस, इसका पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 के मध्य, 2.2 से 2.4 के मध्य। जठर रस है, इसका जो पीएच मान 1.2 से होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है 10, पीएच मान कितना होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मान कितना होता है 14, 1 मोल, जो जल है उसमें 1 मोल घुले हुए हैं तो उसका जो पीएच मान कितना है 14। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मान कितना होता है 0। HCl अम्ल मतलब प्रबल अम्ल है, क्या है ये प्रबल अम्ल। तो इसका जो HCl है इसका पीएच मान कितना है 0। देखिए आगे देखते हैं अपन। देखिए कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो विलयन में H+ आयन अधिक उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं H+ आयन कम मात्रा में होते हैं, कम उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब बात आती है कि प्रबल क्षार क्या होते हैं कि OH- आयन अधिक उत्पन्न करते हैं, अधिक उत्पन्न करते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं कि OH आयन कम उत्पन्न करते हैं या कम मात्रा में होते हैं। जिस विलयन में OH आयन कम मात्रा में होते हैं वो विलयन कैसा है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षारक कहलाता है, दुर्बल क्षारक कहलाता है। आगे बात समझ में कि प्रबल अम्ल H+ आयन जितने अधिक होंगे वह विलयन उतना ही अम्लीय होगा, और वह विलयन जिसमें H+ आयन जितने कम होंगे वो उतना ही कैसा होगा दुर्बल अम्ल होगा। वो H- आयन हाइड्रोनियम जो आयन है, सॉरी हाइड्रोक्साइड जो आयन जितने अधिक होंगे वो उतना ही प्रबल क्षारक होगा, और OH- हाइड्रोक्साइड जो आयन उतने कम होंगे वो उतना ही दुर्बल क्षारक होगा। आगे देखते हैं। अतः अपना पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अपन जानते हैं कि जो दैनिक जीवन में पीएच जो हमारा शरीर होता है 7.0 से और 7.8 के मध्य ही जीवित रहता है, जीवित रहता है। मतलब 7.0 से लेकर के और 7.8 के मध्य ही जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जो जैविक क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। अगर इससे कम हो जाता है पीएच मान या इससे अधिक हो जाता है पीएच मान तो जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। जैसे देखते हैं अपन कि वर्षा के जल का जो पीएच मान है 5.6 होता है। अगर इससे कम पीएच मान हो जाता है तो जब वर्षा होती है पीएच मान अगर कम हो जाता है तो वर्षा के साथ वर्षा जल कहाँ पहुँचता है, नदियों में पहुँचता है। वर्षा का जल नदियों में पहुँचता है तो नदियों के जल का जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जल नदियों में पहुँचता है तो नदियों के जल का पीएच मान कम हो जाता है।
कम हो जाता है तो जो नदी जल में पाए जाने वाले जीव हैं वो सभी इससे प्रभावित होते हैं और उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो भी इससे प्रभावित होती है। क्या आप जानते हैं इसके अंतर्गत कुछ जो शुक्र ग्रह है, वीनस कहते हैं जिसको इंग्लिश में, कि उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होने के कारण वहाँ मोटे श्वेत और पीले बादल पाए जाते हैं। श्वेत पीले रंग के यहाँ बादल पाए जाते हैं। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वीनस शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले रंग के बादल पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ जीवन संभव नहीं है, जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो हानिकारक होता है, तो यहाँ जीवन की संभावना न के बराबर या संभव है ही नहीं ही जीवन। आगे देखते हैं कि जो अपने बगीचे की जो मिट्टी होती है कि उसका पीएच मान क्या है। तो इसके लिए अपन एक क्रियाकलाप करते हैं 12। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि बगीचे में अलग अलग स्थान से मिट्टी लेते हैं और उसको एकत्रित करके अच्छी तरह मिला लेते हैं। उसका थोड़ा सा भाग परख नली में लेकर के और जल में घोल लेते हैं। उसको अच्छी तरह मिला करके पानी में घोल करके और छान लेते हैं। छन्नीतर के पास जो सार्वत्रिक सूचक है उसको लाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है और इसमें किस तरीके के पादप उपज सकते हैं। इस तरीके की जो मिट्टी है आसपास की उसमें किस तरीके के पादप पाए जाते हैं, तो उस मिट्टी में उसी तरीके के पादप उत्पन्न होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग पीएच मान की जो मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है। यह पीएच मान का महत्व है। अगला महत्व आता है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, कि पीएच मान का क्या महत्व है। कि जो अपना आमाशय होता है, उदर जो आमाशय, ये HCl को उत्पन्न करता है, HCl उत्पन्न करता है और इसका क्या कार्य है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को ये नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, नष्ट करता है। और दूसरा भोजन को क्या करता है, ये अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है ये। अगर कभी कभार इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तो अपच की स्थिति हो जाती है। अपच की स्थिति हो जाती है तो पेट में क्या होती है, जलन और दर्द का अनुभव होता है, जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब इसके उपचार के लिए, उपचार के लिए क्या दिए जाते हैं, इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। दुर्बल क्षारक दिए जाते हैं दवा के रूप में, दुर्बल क्षारक उनको दिए जाते हैं। दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। किसी के पेट में अगर अधिक भोजन कर लिया जाता है तो अम्लीयता की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इसको कम करने के लिए और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो इसका जो अम्ल है वो इससे क्रिया करके, क्षार से क्रिया करके और लवण और जल बना देता है। इसे क्या कहते हैं, एंट एसिड भी कहते हैं, इसे एंट एसिड, एंटी एसिड भी इनको कहते हैं। मतलब जो अम्लीयता के गुण को नष्ट करते हैं एंट एसिड कहलाते हैं। तो जब अपच की स्थिति और अम्लीयता हो जाती है, जब पेट में जलन और दर्द होता है तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जिससे इसका उपचार किया जाता है। पीएच का अगला उपयोग है कि मुंह में लार,
मुंह में लार उत्पन्न होती है, इसका क्या कार्य होता है? लार कैसी होती है? अम्लीय, अम्लीय। और इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता है 5.5। जो ये अम्ल होता है इसका क्या कार्य होता है? भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एक तो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? जो जटिल शर्कराएं हैं, जटिल शर्कराएं वह पदार्थ, इनका क्या करता है? ये निम्नीकरण करने का कार्य करता है। निम्नीकरण, निम्नीकरण करने का कार्य करता है। आगे के अध्यायों में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो लार होती है वो उसके क्या कार्य है, कैसे जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने का भी ये कार्य करता है। जो लार होती है वो अम्लीय होती है और उसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। अगर लार का जो पीएच मान है इस 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो दांतों पर जो पाए जाने वाला जो इनेमल है, दांतों पर पाया जाने वाला इनेमल, दांतों पर पाए जाने वाला जो इनेमल है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों पर पाए जाने वाला जो इनेमल है उसको नष्ट कर देता है और इससे जो दांत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इसका हानिकारक प्रभाव होता है अगर इसका जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए पीएच का जो अगला जो महत्व है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत का क्षय होता है, जिससे लार होती है। तो जो मुंह का जो पीएच मान है कितना होता है? 5.5 होता है। इस 5.5 से पीएच मान कैसा होता है? अगर कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है तो जो दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का जो आवरण पाया जाता है, दांतों पर कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम फास्फेट का आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं दंतवल्क। ये दंत की सुरक्षा का कार्य करता है और दांत का सर्वाधिक जो कठोर होता है, कठोर पदार्थ, सर्वाधिक कठोर पदार्थ भी यही हो जाता है। ये पानी में तो नहीं घुलता है, लेकिन जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुंह का पीएच मान कम, पीएच मान क्या हो जाता है? मुंह का कम हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है? क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये किस कारण होता है? कि जो भोजन में पाए जाने वाले जो जटिल शर्कराएं हैं, शर्कराएं होती हैं, शर्कराएं होती है, जटिल शर्कराएं, ये क्या होती है कि जब मुंह में रह जाते हैं कुछ कण इनके, और कुछ कण रह जाने के कारण ये क्रिया करके और जो अम्लीय मान होता है मुंह का उसको कम कर देते हैं, और कम हो जाने के कारण और दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। कि जो मुंह में अम्लीय मान को कम कर देते हैं और दंत क्षय जो शर्कराएं हैं जीवाणुओं से क्रिया करके पीएच मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। इससे दांतों का दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए। पीएच का अगला महत्व आता है कि पशुओं एवं पौधों के द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करते हैं। जो जीव होते हैं वो भी
कुछ रसायन छोड़ देते हैं जिससे अपनी आत्मरक्षा करते हैं। जैसे लेते हैं अपन मधुमक्खी। कभी आपने मधुमक्खी को डंक मारा है? मधुमक्खी के डंक मारने पर जोरदार जलन उत्पन्न होती है और सूजन उत्पन्न हो जाती है। मधुमक्खी के डंक मारने पर एक अम्लीय पदार्थ छोड़ती है, ये अम्ल छोड़ती है। तो इस अम्ल के कारण दर्द और जलन अनुभव होता है, दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसको रोकने के लिए दुर्बल क्षार, रोकने के लिए दुर्बल क्षार, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेटल का जो बाल होता है, नेटल का डंक, नेटल का बाल, इसमें क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। इससे क्या है कि जलन उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिससे जलन उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है। इसमें जो बेकिंग सोडा होता है, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। तो ये चींटी का जो डंक होता है उसमें जलन और जो दर्द होती है उस पर लगाने से इसमें राहत मिलती है। इससे आगे देखते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्लों के बारे में देखते हैं अपन। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादातर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में आते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल। आज की इस वीडियो सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपको कितना समझ में आ रहा है? आप जो कमेंट सेक्शन है नीचे कमेंट करके आप बताइए, जिससे मुझे भी पता चले तो आपके लिए कुछ अलग नया कर सके। ये वीडियो अपने साथियों तक शेयर करें और जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले कि रोज़ाना इससे संबंधित जब वीडियो आए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने साथी है उनको इससे लाभ पहुंच सके, घर बैठे इनसे लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।